नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर उषा ठाकुर। विधायक हैं महू से और उनके राजनीतिक जीवन की खासियत ये है कि उन्होंने अब तक 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। तीनों विधानसभा चुनाव उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़े हैं और तीनों बार वे विजयी साबित हुई हैं। स्थितियाँ कैसी भी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की गारंटी मानी जाती हैं। जब भी संगठन उन्हें आदेश देता है वो शरण क्षेत्र में पहुंच जाती हैं और शंखनाद करके विजय हासिल करती हैं। संघ की बहुत कट्टर समर्थक हैं और आरएसएस की लाइन पर जो चंद विधायक या चंद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं उनमें से उषा ठाकुर भी एक है। आरएसएस का कोई भी वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य होता है, इसलिए उन्हें संघनिष्ठ कार्यकर्ता माना जाता है और जब भी उन्हें टिकट मिलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके लिए प्राण प्रण से जुट जाता है। उषा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। उषा जी, इस वक्त जो है हम कोरोना के साये में जीवन जी रहे हैं। इंदौर जो जहाँ की 2 विधानसभा क्षेत्रों का आपने प्रतिनिधित्व किया, विधानसभा क्षेत्र 1 और विधानसभा 3, दोनों में कोरोना का काफी असर देखा जा रहा है, 1 में भी और 3 में भी और इनफैक्ट पूरे इंदौर में। और इस वक्त आप जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं महू, वहाँ भी कोरोना का बहुत बड़ा असर है। इस संकट से जूझने के लिए सरकार के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर क्या आप कर रही हैं? प्रतीक जी, महू जो है, महू नगर में कोरोना का प्रभाव बहुत है। प्रभु कृपा से ग्रामीण क्षेत्र भी कोरोना के कुदृष्टि से मुक्त हैं और नगर भी यूं करके प्रभावित हुआ कि जब इंदौर में सख्ती बढ़ी तो मरकज और इस प्रकार से जो बाहर से लोग आए हुए थे अपने रिश्तेदारों के घर महू पहुंच गए इंदौर की सख्ती से बचने के लिए। इस वजह से वहाँ पर ये बढ़ा और मुझे कहते बहुत कष्ट भी है कि आज तो 102 लोग वहाँ चिन्हित। ये तबलीगी जमात का वहाँ असर हो गया। तबलीगी जमात का ये असर है क्योंकि आप देखते हैं वहाँ जो पीथमपुर चौपाटी है वहाँ बहुत बड़ा मदरसा है और वहाँ से हर वर्ष ये मरकज और इसमें जाने वालों की बड़ी संख्या है। इस बार भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ से लोग गए थे और वो सब लौट कर आए और उन्होंने नासमझी के कारण अपनी पहचान छुपाई, बताया नहीं तो शायद समय पर इलाज होने, जी हाँ, बीमारी छुपाई और इससे संपूर्ण समाज को और पूरे नगर को खतरे में डाला है। वहाँ निधन भी हो गया, 2-3 लोग इसमें मारे भी गए हैं, महू से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये सब का एक बड़ा कारण। अब इसको चूंकि महू बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है दीदी कि मिलिट्री का वो एक बहुत बड़ा सेंटर है देश का। जी, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट उसको कहा जाता है, इसलिए उसका नाम महू है। और शांति काल में सैनिकों के बच्चे और शांति काल में जो सैनिक होते हैं वो वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से अगर महू अगर वहाँ कोरोना संक्रमित होता है तो हमारी सेना को भी कहीं ना कहीं उसमें खतरा पैदा हो रहा है। जी, तो ये इस चिंता को आप कैसे? इस चिंता को काफ़ी हद तक और बहुत सतर्कता से निपटे हैं। मिलिट्री एरिया एकदम बैन कर रखा है जाने आने के लिए और बहुत सख्ती महू नगर में भी करी। हमको आवश्यकता पड़ी तो हमने डीआईजी साहब को, आईजी साहब को भी आग्रह किया और विशेष पुलिस बल भी वहाँ निगरानी के लिए लगाया क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे ग्रामीण क्षेत्र को और मिलिट्री एरिया को संकट में डाल सकती थी। तो इन सब सतर्कताओं से बाकी क्षेत्र प्रभु कृपा से सुरक्षित है। अब जो महू का गरीब तबका है जी, जो लॉकडाउन के कारण परेशान है, काम धंधे बंद हो गए, उद्योग धंधे, क्योंकि महू का बहुत बड़ा इलाका जो है पीथमपुर जाता था काम करने के लिए। पीथमपुर में फैक्ट्रियां अब 2-4 दिन पहले ही खुली, अभी तक तो फैक्ट्रियां भी नहीं खुल रही थी। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? ऐसी सूरत में हमने सबसे पहले जो अवस्थी जी हैं कमिश्नर साहब, उनको बात की, आकाश त्रिपाठी जी, श्रमिक लेबर कमिश्नर, और उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से, मैंने जब उनसे आग्रह किया क्योंकि आशुतोष अवस्थी जी अपने इंदौर रह के गए हैं, जी, उनको आग्रह किया, जिला पंचायत, हाँ, मैंने कहा बहुत बड़ी संख्या है मेरे यहाँ जो पीथमपुर के मजदूर हमारे महू गांव नगर परिषद में रहते हैं। तो मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है
कि मजदूरों का वेतन जो ने किन कारणों से नहीं मिल रहा था, नहीं हो रहा था, उनकी सतर्कता और सतत अभियान से फिर एक निगरानी परिषद भी बनी और एक कंट्रोल रूम भी बनाया जहां मजदूर अपनी शिकायत जाके दर्ज कराए, उसको तत्काल समाधान मिले। तो अधिकांश फैक्ट्री वालों से उनके 3-3 महीने की तनख्वाहें उनको दिलवाई हैं। इसके बाद उनको जो आर्थिक दृष्टि से कुछ कष्ट आए, उसके लिए उनको खाद्यान्न सामग्री का भी वितरण बड़ी संख्या में किया है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के हारे जीते विधायक, हारे पार्षद, हारे इनके माध्यम से खाद्यान्न बंट रहा है और पक्षपात हो रहा है खाद्यान्न बंटने में। देखिए, उनका तो काम है आरोप लगाना, और आरोप लगाने वाला ये ना भूले कि एक उंगली आप सामने वाले को दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ हैं। जिन मर्यादाओं का उल्लंघन उन्होंने 15 वर्ष में किया, वो मैं सोचती हूँ किसी से छुपी हुई नहीं है। अब लोकार्पण जो कार्यक्रम हमारे समय स्वीकृत हुए, जो भवन हमारे वक्त बनाए गए, राशि स्वीकृत हुए, उन भवनों पे भी जो चुनाव नहीं जीते, उनके संगठन के लोग तक उनके नामों से उनको लोकार्पित कर दिया। तो ऐसी अनुशासनहीन संस्था को कोई हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार मऊ में इस तरह की घटना हुई कि पूरे मध्य प्रदेश आपके में पहले वाले विधायक कैलाश विजयवर्गीय करके गए और नाम अतर सिंह दरबार का लग गया। पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना इन 15 महीनों के दरमियान खूब हुई। हमने प्रमुख सचिव को, मुख्यमंत्री को, प्रभारी मंत्री को हम हर वक्त अवगत कराया, पर कहीं कोई समाधान नहीं मिला। अब वो कांग्रेस कह रही है कि जो है कोरोना के अंदर अंधा बांटे रेपड़ी, अपने अपने को चीने। कांग्रेस को कहने का हक ही नहीं है। उषा जी, चूंकि आपको संघ का बहुत ही स्वयंनिष्ठ कार्यकर्ता माना जाता है, आप मेरा सौभाग्य है। हमेशा उस लाइन पर ही आप काम करती हैं, तो अभी मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट भी है, विस्तार की बात भी है, लेकिन आप अपने लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। आप बाकी सारे विधायक भोपाल में डेरा डाले हुए हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, आप यहाँ इंदौर में, मऊ में घूम रही हैं। प्रतीक जी, आपको ये प्रश्न मुझसे करना ही नहीं चाहिए था। आपने जब पहले ही कह दिया कि मैं अपने मूल संगठन संघनिष्ठ विचार को लेकर काम करती हूँ, और हमको वहाँ कभी भी नहीं सिखाया, और ये सच है। कोई आश्चर्य करेगा कि कार्यकर्ता से क्या काम कराना संगठन खुद अपनी चिंता से ही तय करता है। यदि मैं ही अपनी चिंता करने लग जाऊं तो ये तो मुझे ठीक कभी नहीं लगता। संगठन अवश्य मेहनती कार्यकर्ताओं की चिंता करता है और करता रहेगा। आप संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही, उसके 4 बार प्रदेश महिला उपाध्यक्ष मोर्चे में भी रही। रही, जी। बहुत सारे दायित्व आपके पास रहे, जी। धार, बदनावर, यहाँ वहाँ सब आपने संभाला। जी, अब सरकार में भी तो आना चाहिए। संगठन तय करेगा। आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा तो यही है, जो संगठन काम दे उसको बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से करो। आप धार जिले की प्रभारी नहीं, जी बदनावर में आपका खूब आना जाना था, जी, और पिछले विधानसभा चुनाव में आपका नाम बदनावर में भी चल रहा था भौर सिंह शेखावत जी की जगह पे कि भाई तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है प्रतीक जी, वो कहीं से भी नाम चला देते। तो आप अब मैं इधर आ इसलिए जाओ। सवाल मेरा ये है कि उसी बदनावर में उपचुनाव होगा, जी, और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो दत्तीगांव आए हैं राजवर्धन जी, वो वहां से उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की, ये तय हो चुका है। आप बदनावर जाएंगी? क्यों नहीं जाऊंगी, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, अवश्य जाऊंगी। 15 महीने पहले आप उनके सामने लड़ने वाली थी, 15 महीने बाद उनके लिए जाएंगी? हमारी विचारधारा में विजयश्री प्राप्त करेगी। मेरा सवाल है कि 15 महीने पहले तो उनके सामने आपका नाम था। आप जानते हैं प्रतीक जी, वक्त वक्त की बात है। आज वो हमारे परिवार के सम्मानी सदस्य हैं, और हमारी पूरी पार्टी, हम सब ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया ये जो है। 22 विधायक आए हैं, ये कैसे घुलेंगे मिलेंगे पार्टी में, शक्कर की तरह, या थोड़ा दरदराहट, कुछ अलग अलग सा दिखेगा, दूध पानी? उम्मीद तो यही करते हैं कि वो शक्कर और पानी की तरह मिल जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, जैसे इंदौर मैंने तुलसी भैया को देखा, राज्यवर्धन जी को देखा, तो ये लोग पहले से ही हमारी कार्य पद्धति और विचार से बहुत मेल खाते थे। यही वजह है कि इन लोगों ने सहर्ष भारतीय जनता पार्टी को तो इतना लंबा जीवन जिन नेताओं के आपने नाम लिए, इन्होंने कांग्रेस में गुजारा है, आपके साथ इनका जमीनी संघर्ष हुआ है, वैचारिक संघर्ष है, सिद्धांतों का बहुत मतभेद है। जी। अब
ये सब भूलना और कार्यकर्ताओं का आपसी मनमुटाव जो ग्रामीण स्तर पे, जमीनी ग्रास रूट लेवल पे जो है, उसको दूर करना बहुत आसान काम नहीं है दीदी, संगठन के तौर पे। प्रतीक जी, ये वैचारिक संघर्ष था कभी भी, हमेशा जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने, वैचारिक संघर्ष अपनी जगह है, पर प्रभु कृपा से मुझे लगता है कि इंदौर ने तो कभी अपना जो मूल स्वभाव है वो नहीं खोया। कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, सब एक दूसरे के साथ परिवार की भांति ही रहे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे और नीति संगत काम सभी और के एक साथ दूसरे की निकले। सरकार आने पे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। ये भी कहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कांग्रेस की सरकार आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार उखड़ गए हों, भाजपा की 15 साल सरकार है तो कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार उखड़ गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। भाईचारा है। ऐसी नकारात्मक राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, इसमें तो ऊर्जा और नष्ट ही होती है। तो ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। भाईचारा निश्चित रूप तुलसी से कायम रहना सिलावट चाहिए। सावेर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे और सावेर विधानसभा क्षेत्र में राजपूतों का एक बड़ा बाहुल है, बहुत सारे गांव राजपूतों के हैं। बहुत सारे राजपूत। क्योंकि आप अभी कल परसों ही प्रताप जयंती, छत्रसाल जयंती गई है। जी। आप छतरानी हैं, कटार हमेशा लगाए रहती हैं और एक प्रोमिनेंट ठाकुर लीडर भी आप मानी जाती हैं, तो आपकी क्या दायित्व और भूमिका रहेगी वहाँ पर? संगठन जो भी दायित्व देगा मैं उसको अक्षरशः पालन करूंगी। सावेर आना जाना, उन गाँवों में आना जाना शुरू कर दिया आपने कुछ? तो जी, स्वभावतः मूलतः वैसे ही आते जाते रहते सदैव ही। जी। तो क्या उस संबंध संपर्क में अभी, क्योंकि अभी तक वो जो राजपूत बहुल जो गांव हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे उस चुनाव में जब तुलसी भाई सामने लड़ रहे थे। तुलसी भाई का वो कमिटेड वोटर नहीं रहा कभी भी, तो अब उनको तुलसी भाई के लिए कमिटेड करवाना है। क्योंकि अब तुलसी भाई खुद भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो गए हैं और सावेर का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही समझदार, बहुत समर्पित और पार्टी निष्ठ है। सब कार्यकर्ताओं को इस बात की खुशी है कि प्रदेश में हमारी सरकार आई और इसलिए हम सबको जो भी करना पड़े हम करेंगे, अपनी विचारधारा को यहाँ विजयश्री अवश्य दिलाएंगे। उषा जी, एक बात तो ये है ना कि तुलसी भाई के आने से जो इंदौर को 2 सीट मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए, 2 बर्थ थी इंदौर की, सामान्यतः 2 मंत्री हमेशा से इंदौर में रहे हैं जी। अब एक बर्थ तो जो है वो काबिज हो चुकी है, तुलसी भाई आ गए हैं और उनका तो आना जरूरी भी था कि उन्हीं 22 की वजह से तो आपकी सरकार है जी, तो वो तो एक कमिटमेंट है आला अधिकार। अब एक बर्थ है, एक अनार है और बहुत सारे बीमार हैं। संगठन पालक होता है, वो जिसको योग्य समझेगा काम के, उस प्रकार का काम उसको देगा। बाकी सबके लिए और ढेरों काम है संगठन में। नहीं, पर आप जैसे बात अगर मैं इंदौर की करूं तो मान लीजिए भी 3 बार की विधायक हैं, रमेश मेंदोला भी 3 बार के विधायक हैं, आप भी 3 बार की विधायक हैं, महेंद्र हाडिया जी 4 बार के विधायक, सब लोग बराबर बराबर से है मामला। प्रदेश संगठन तय करेगा और मुख्यमंत्री जी तय किसको करेंगे। कौन सा काम देना, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो आपको ज्यादा कहाँ आनंद प्राप्त होता है, संगठन में या? जो काम मिल जाए जी, उसमें आनंद है। कभी आपको अचानक से भेज दिया जाता है, कभी 1 नंबर से भेज दिया 3 से मऊ, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे पूछ लिया जाता, आपसे बात कर ली जाती, या कभी मन में ऐसा नहीं आता जहाँ भेज दिया आप एक संत भाव से चली जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, यदि मैं पूरे जिले में संगठन में काम करने का, संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त करने का जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है प्रतीक जी, वो ये होता है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से बरसों बरस से 1990 से पूरे जिले संभाग में अपने संगठन का काम करने, हम लोग राष्ट्र सेविका समिति के कार्यकर्ता हैं, तो सारी दूर प्रवास करना, सब दूर संगठन खड़ा करना, इस नाते कभी नहीं लगता कि ये क्षेत्र अपना है और ये क्षेत्र नहीं है। सब जगह अपनी ही लगती है। मऊ में बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे बेहुलाल जी पाटीदार जी, पीएचई मिनिस्टर थे, ग्रामीण पंचायत मंत्री थे, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे वो। फिर बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए, राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो भी मंत्री थे। तो मऊ में बहुत सारी चीज़ें होती रही। अब आप हैं, चूँकि आप शुरू से स्वभावगत थोड़ी सी लो प्रोफाइल लीडर हैं, एक घरेलू, कभी लगता ही नहीं कि आप विधायक, ऐसा लगता है कि दीदी आई हैं, बहन आई हैं, बुआ जी आई हैं। तो अब मऊ को किस तरह से आप मऊ के विकास को दिशा दे रहे हैं? प्रतीक जी, दिशा देने के लिए तो बिल्कुल प्राणपण से प्रतिबद्ध है और
विकास कार्य, पानी की व्यवस्थाओं को हमेशा के लिए ठीक करना, जड़मूल से ही ख़त्म करना, इस प्रयासों में लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वे सब अभी तक तो 15 महीने बहुत पक्षपात हुआ, सबने देखा है कि हम लोगों के तो प्रस्ताव भी शामिल नहीं हुए थे। तो अभी जब कोविड का थोड़ा ये ख़त्म हो प्रकोप, इसके बाद युद्ध स्तर पे इनमें भिड़ेंगे और सारी सेवाएं समर्पित करेंगे क्षेत्र को। जो महू में एक ट्राइबल का बड़ा भारी इलाका है, आदिवासी जी, अंचल। बहुत बड़ा हिस्सा है ट्राइबल। बड़ी जाम, छोटी जाम, खुर्द, ये सब इलाका, खुर्दा खुर्दी। जी जी। और वहाँ एक समय में वहाँ हिंदुत्व का भी खूब काम हुआ जी, 2000 में। के आसपास। और वहाँ उस हिंदुत्व के काम के दौरान कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले भी हुए, उनकी जान भी गई। जी तो ये उस बेल्ट में संघ की बहुत गहरी जड़ें हैं आज भी, निश्चित रूप से। लेकिन विकास के मामले में अभी कहीं ना कहीं पीछे है। तो उसको कैसे दिशा दे पाएंगे? ये सच में चिंता का और विचारणीय प्रश्न है कि उस क्षेत्र को अभी विकास की बहुत ज़रूरत है। और जो योजना मैंने बना के रखी है, अब तो केंद्र भी और प्रदेश भी दोनों से पुरजोर मदद लेकर उस पूरे बेल्ट को, उस आदिवासी पूरे बेल्ट को विकसित हर दृष्टि से करना ही होगा। चाहे सुविधाएं स्वास्थ्य की हों, चाहे शिक्षा की हों, समुचित रूप से वहाँ स्थापित करनी होंगी, वगरना धर्मांतरण जैसा विचित्र वातावरण वहाँ आज भी बना हुआ है। और धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। आज़ाद देश में इस प्रकार से आज़ादी के इतने साल बाद भी ये सब निरंतर चलना, ये मुझे लगता है संपूर्ण सभ्य समाज के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। पर हमें वहाँ विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा के रोजगार मुक्त को करना लेकर होगा। पीथमपुर पे बहुत डिपेंड है। रोजगार। उसके अलावा मऊ में ही वो रोजगार की चीजें बने। जी, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे, क्योंकि ये देखा है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे गृह उद्योग वो निर्माण तो कर लेते हैं, मार्केटिंग की उनको बहुत दिक्कत खड़ी होती है। वहाँ बहुत अच्छा फिर आलू होता निराशा, है, जी हाँ, बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। तो वहाँ जैसे आलू और इसका तो अंतर्राष्ट्रीय पपड़ी चिप्स का के कारखाना, कारखाने। हाँ, इंटरनेशनल वो है, उसके कारण भी कई लोगों को बहुत रोजगार वहाँ मिला हुआ है। और भी ऐसी कुछ न कुछ, चाहे फूड प्रोसेसिंग को लेके हो या अन्य कोई औषधि पौधों को लेकर भी विचार कर रहे टूरिज्म हैं। की बहुत संभावना कोई है मऊ में। नेचुरोपैथी सेंटर्स को मऊ लेके में बात कर टूरिज्म रहे की हैं। बहुत संभावना है। टूरिज्म की बहुत और संभावना है। आपकी विचारधारा की, मतलब आपके मंत्री और विचारधारा से भी आपके जी, बहुत जी, नजदीक है जी, प्रहलाद जी पटेल। साहब। तो वो वहाँ किस तरह से उपयोग हो सकता है कि जैसे सिमरोल जी। है या चोरल डैम है, हम चोरल इन सब में लगे हुए, जी हाँ, घाटियां जैसे हैं, वीर नदियां शहीद हैं। चंटिया मामा है, तो उनका स्मारक इको फ्रेंडली शहर जगह है वो। और संपूर्ण उनके इतिहास के साथ, क्योंकि उनके बारे में कोई ज़्यादा जानता ही नहीं, तो वो सब शोध कार्य भी वहाँ हो, इस प्रकार की कार्य योजना बना के माननीय प्रहलाद जी को भी प्रेषित की हुई है। और अब लगातार उसको फॉलो करके मुक्त हो क्योंकि वो कोरोना वहाँ से। जो प्राकृतिक संपदा है, अद्भुत, खूब नदियां हैं, खूब तालाब अद्भुत। हैं, खूब ग्रीनरी है, पहाड़ियां हैं। इंदौर के लोग तो हर शनिवार इतवार को भाग जाया करते हैं। जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर्यटन को लेकर एक स्कोप बनाया जाए, तो क्योंकि पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार देता है। आप उस दिशा में काम कर रही हैं? उसमें भी कर रही हूँ। और ये देखा है हमने कि प्राचीनतम नगरी, जैसे अभी हम पुरातत्व के उसमें जाएं तो सतयुग की कोई नगरी वर्तमान में दिखाई नहीं देगी, पर जो हमारी जाना पाव कुटी है, भगवान महर्षि परशुराम की जी, जन्मस्थली, जी, वो सतयुगी स्थान है। अच्छा लग रहा है क्षत्रिय नेता से परशुराम जी की बात सुनना। वो तो परशुराम जी तो सबके आराध्य हैं। और वहाँ 7 नदियाँ एक ही पहाड़ से, वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता बहुत है। बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है। मैं समझता हूँ पूरे दुनिया भर के ब्राह्मण दुनिया वहाँ भर आएंगे के। अगर वो परशुराम तो जी की बन जाएगा। उसमें भी काफी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 15 साल की हमारी सरकारों में बहुत सुव्यवस्थित वो हुआ है। उसको और अंतर्राष्ट्रीय हाइट देने के लिए उसमें और योजना बना के उसको बेहतर तरीके से करेंगे। और इधर टंटिया मामा के लिए शहीद उषा जी, स्मारक, जो मऊ के जो लोग हैं उनकी एक पीड़ा ये रहती है कि वो सिविलियन जोन का इलाका है। वो चूँकि मिलिट्री के बहुत सारे नियम कायदे लेने से वो अपने एक तो ज़मीन की अधिग्रहण वगैरह की वो बहुत सारी परेशानियां हैं। उनके बंगलेस जो हैं वो उनके
कैंटोनमेंट एरिया जो जी, है जी। वो बना हुआ, उस वजह से वो कोई विकास नहीं कर पाते हैं, चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं। जी और उसको लेके कहीं ना कहीं उनके मिलिट्री प्रबंधन से और सिविलियंस का कोई विवाद है। अब केंद्र में आपकी सरकार है, जी रक्षा मंत्री भी जो हैं आपके हैं, माने राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, जिनसे आपका व्यक्तिगत बहुत अच्छा ताल्लुकात है, जी, बहुत उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, जी हाँ। तो क्या ये महू की समस्याएं दूर हो सकती है नागरिकों? ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये आपके रहते हो सका हमने तो। ये सारे बंधु बना के भेजा भी है पत्र, और समय लेकर उनसे मिल भी रहे हैं। अब मिलिट्री हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले उसकी व्यवस्था वो जो चाहती है, उसके बाद सिविलियंस को कष्ट ना हो, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो सिविलियंस के कष्ट कैसे दूर हों, उसके लिए एक रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके मकानों के नामांतरण सहजता से हो जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत काम है, मकान की टूट फूट है, वो सुधार कर पाए और उनका भी जीवन एक बार राजनाथ सुखी जी तो हो। आपके बिल्कुल परिवार के हैं, एक बार दौरा करवा दीजिए ना महू का उनको, जी करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी। ताकि लोग उनसे इस बात बार ही कर। प्रताप जयंती पर आमंत्रित करने का पूरा कार्यक्रम था, जी। और अभी कोरोना के कारण सब ध्वस्त हो गया, नहीं तो शायद दौरा हो गया होता। क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह रहते हुए अगर ये समस्या सुलझ गई तो सुलझ जाएगी, वरना मऊ के नागरिक इस परेशानी से बरसों बरस से परेशान है जी और उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। हालांकि कैलाश जी ने उस समय बहुत प्रयास किए थे, उस समय जी। मनोहर पर्रिकर जी निश्चित- को उन्होंने निश्चित खूब रूप से। चिट्ठियां लिखी जी, थी, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं अभी तक। हाँ जी, क्योंकि वो मामले रक्षा कोर्ट- मंत्रालय बड़ा अड़ंगा लगाता है उसमें। रक्षा मंत्रालय भी लगा था, कोर्ट में भी वो ऑलरेडी लोग चले गए। अब वहाँ का जो विषय है वो, जैसे कुछ शर्तों पे मिलिट्री ने उनको बंगले किराए पे दिए थे, किराए पे रहते रहते वो अपना मालिकाना हक मानने लगे। अब जब खाली करने को कहा जाए तो खाली नहीं करे, वो कोर्ट चले गए। तो ऐसा मामला वहाँ थोड़ा उलझा हुआ है। तो समायोजन और यही समाधान हो सकता है कि भाई जो मिलिट्री का था, जिन शर्तों पे आपको मिला था, उन शर्तों पे आपको उनको लौटाना होगा, और जो सिविलियंस है उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दीदी, अक्सर आपके राजनीतिक जीवन का अगर मैं विश्लेषण करूं तो ऐसा होता है कि आपको कभी वो सीट रिपीट पार्टी नहीं करवाती, जिस सीट पर आप जाते हो उसको दूसरी सीट दे दी जाती है। जी, अब किस सीट पर आपका निशाना है? महू की सेवा करूंगी। नहीं नहीं, वो तो आप 3.5 साल कर लेंगी, फिर निशाना कौन सी सीट है? नहीं, महू की सेवा क्योंकि करूंगी। आप निश्चित एक में रहिए। लड़ी, एक की सेवा आपने, एक में भी उस समय बहुत बड़े कद्दावर नेता भल्लू यादव जी को हराया था और बड़े अंतर से हराया था, जी लेकिन फिर आपको रोक दिया गया। फिर अगली बार आपको 3 नंबर में भेजा गया। 3 नंबर में भी आपने अश्विन जोशी को हराया, जो 2-3 बार से लगातार चुनाव जीते थे, जी। बड़े भारी लीडर थे, महेश जोशी जी के निश्चित भतीजे रूप कांग्रेस के। फिर वहां से आप को एकदम महू भेजा गया, कैलाश जी वाली सीट दी गई जो कैलाश जी की सीट थी, खुद जी। राष्ट्रीय महासचिव की। जी तो अब मैं और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक भी पूछते रहते हैं कि अब दीदी कहाँ जाएगी, दीदी का अगला चौथी मुकाम कौन सा है? महू में ही सेवा करूंगी, आपका और मन नहीं? संगठन जहाँ बता देगा। नहीं, फिर आपने आखिरी बात यही कह देते हो कि संगठन जहाँ बता देगा, तो तो देखिए, घर व्यवस्थित तो तभी चलता है ना जब अनुशासन में सब रहें। तो संगठन का मानना बहुत जरूरी है। जी निश्चित रूप से। लेकिन अब आपकी पार्टी में भी कहाँ लोग संगठन को मानते हैं? बहुत सारी अनुशासनहीनता है, बहुत सारी बातें हैं। नहीं नहीं, हमारी पार्टी आज भी कैडर बेस्ड अनुशासित पार्टी है, आप ऐसा नहीं कह सकते। अब तो कांग्रेस युक्त पार्टी होती जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत पता नहीं कब बनेगा, लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस युक्त हो गई, वो हमारे विचार में, हमारे संस्कारों में ढलने को तैयार है। तो राष्ट्र निर्माण ही हम लोगों का अंतिम लक्ष्य है, और देश का हर आदमी हमारे विचार से सहमत होकर हमारे साथ राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा हो जाए, यही तो लक्ष्य है। अभी और भी चर्चा चल रही है कि 1 जून को जब सिंधिया जी यहाँ आएंगे जी तो बड़ी भारी मात्रा में कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व विधायक सहित बहुत सारे लोग जी भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता बहुत बड़े दिल दिमाग का है, और सबके दिमाग में अंतिम लक्ष्य भारत जगत गुरु के रूप में स्थापित हो, वो हम सब की दृष्टि में स्पष्ट है।
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो करना पड़ा वो सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मन तैयार है। बहुत धन्यवाद उषा ठाकुर जी, आपका हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों से बात की और बिल्कुल सही कहा कि संगठन ही अंतिम निर्णय लेता है। ये उषा ठाकुर का ध्येय वाक्य रहा है। एक लाइन में वो हमेशा संगठन की बात मानती हैं और संगठन के बताए हुए मार्ग पे चलती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना, ये संगठन का विषय है। मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दौर जो है ये सेल्फ मार्केटिंग का दौर है और कहीं ना कहीं लॉबिंग का दौर है। और अगर ऐसे लॉबिंग और सेल्फ मार्केटिंग दौर में भी उषा ठाकुर मंत्री बनती हैं तो निश्चित रूप से ये संगठन की प्रमुखता या संगठन की महत्ता का विषय होगा कि आज भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में संगठन की चलती है। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।